मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज ब्रिटिश न्यायपालिका पर चर्चा करें। इसके पूर्व के व्याख्यानों में ब्रिटिश संविधान का विकास, उसकी विशेषताएं, सम्राट, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदन और स्पीकर पर व्याख्यान हो चुका है। आज ब्रिटिश संविधान के अंतिम अध्याय न्यायपालिका पर व्याख्यान प्रस्तुत है। न्यायपालिका, गार्नर, ब्राइस जैसे, ब्लैकस्टन जैसे बड़े बड़े कानूनविद हुए हैं जिन्होंने न्यायपालिका की मात्रा पर प्रकाश डाला है। यदि न्याय का दीपक अंधेरे में बुझ जाए तो वह अंधेरा कितना गहन होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। प्रत्येक व्यक्ति के हित में यह आवश्यक है कि उसे शीघ्र और सस्ता न्याय मिले। यदि न्याय देने में विलंब होता है तो न्याय का कोई अर्थ नहीं है। न्याय प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक अधिकार है। देखें ब्रिटिश न्यायपालिका, दुनिया में न्यायिक क्षेत्र में जितने भी कानून प्रचलित हैं, उन सभी कानूनी व्यवस्थाओं में दो प्रकार की कानूनी व्यवस्थाओं का पूरा प्रभाव देखने को मिलता है। एक है रोमन कानून। रोमन कानून जो पवित्र रोमन साम्राज्य में प्रचलित था, और दूसरा है ब्रिटिश कॉमन लॉ या ब्रिटिश साधारण कानून। दुनिया में जहां कहीं भी न्यायिक व्यवस्था है, दुनिया के सभी देशों में न्यायिक व्यवस्थाएं हैं, इन समस्त न्यायिक व्यवस्थाओं पर इन दो कानूनों का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। वैसे ही जैसे संसद का प्रभाव दुनिया में देखने को मिलता है, ब्रिटिश संसद का प्रभाव, ब्रिटिश संविधान का प्रभाव दुनिया के सभी देशों में देखने को मिलता है। इसी प्रकार से न्यायपालिका के क्षेत्र में भी ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था दुनिया के सभी देशों की न्यायिक व्यवस्थाओं को किसी न किसी पर प्रभावित अवश्य करती है। इंग्लैंड में 3 प्रकार के कानून व्यवस्थाएं प्रचलित हैं। एक साधारण कानून। साधारण कानून मूलतः परंपराओं पर आधारित हैं। परंपराओं पर आधारित। बहुत पुराने जमाने में जब किसी प्रकार के अपराध होते थे, अपराधों का तो होना स्वाभाविक है, ये समाज है तो अपराध होंगे ही, तो सम्राट न्यायाधीशों को विभिन्न क्षेत्रों में भेजता था। न्यायाधीश उन क्षेत्रों का दौरा करते थे और विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों की सुनवाई करते थे। लेकिन जब न्याय देने की बात आती थी तो न्याय वे वहां की परंपरा के अनुरूप देते थे। परिणाम यह हुआ कि इन परंपराओं को कानूनी मान्यता मिल गई। इसे किसी संसद ने नहीं बनाया, क्योंकि परंपराओं पर आधारित थे। इन परंपराओं के अनुसार न्यायाधीशों ने न्याय देना शुरू किया तो उन परंपराओं को न्यायिक मान्यता मिली। इन्हें सामान्य कानून या साधारण कानून या कॉमन लॉ कहते हैं। कॉमन लॉ प्रथाओं पर आधारित। दूसरा है औचित्य। एक बहुत बड़ी चीज है औचित्य। देखिए, यदि एक व्यक्ति किसी की हत्या कर देता है, वह अपनी नृशंसतापूर्वक हत्या करता है, तो उसकी सजा मौत होती है। उसको सामान्य रूप में भी कोई भी न्यायाधीश उसको मृत्यु दंड की सजा सुनाता है। लेकिन प्रत्येक मृत्यु को हम इतना गंभीर नहीं मान सकते, और प्रत्येक प्रकार की मृत्यु होने पर संबंधित अभियुक्त को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। तो किसी की हत्या करने में भी, किसी की मृत्यु हो जाने पर भी 2 प्रकार की बातें होती हैं। एक जानबूझ करके हत्या, दूसरा संयोगवश हत्या। दोनों में अंतर है। यदि व्यक्ति की मृत्यु को देखते हुए संबंधित अपराधी को यदि मृत्यु दंड दे दिया जाए तो वह व्यक्ति पर न्याय नहीं होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति
किसी पर आक्रमण करता है और वह अपना बचाव करते हुए उसकी हत्या हो जाती है, संयोग से होती है, जानबूझकर हत्या नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति को फांसी पर लटका देना क्या उचित है? कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं। तो जब ऐसे मामले न्यायपालिका के सामने आने लगे और संबंधित व्यक्तियों को, अभियुक्तों को उचित न्याय नहीं मिल पाया, तो वे सम्राट के पास जाकर के अपील करने लगे कि इस कानून के अंतर्गत हमको न्याय नहीं मिल रहा है। सम्राट ने उन मामलों को न्यायाधीशों के पास भेजना शुरू किया। न्यायाधीशों ने देखा कि यदि इस मामले में इस व्यक्ति को, अभियुक्त को मृत्यु दंड दे दिया जाता है तो उसके साथ न्याय नहीं होगा। तो उन न्यायाधीशों ने क्या किया, तमाम परिस्थितियों का विश्लेषण और सुनवाई करने के बाद उन्होंने कानून की सीमाओं से ऊपर उठते हुए स्वविवेक से निर्णय देना प्रारंभ किया। कानून की सीमाओं से ऊपर उठते हुए स्वविवेक से निर्णय, तो इन निर्णयों को औचित्य कहा जाता है। औचित्य, जानबूझकर हत्या और न चाहते भी हत्या, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती है। तो जहां सामान्य कानून सहायता नहीं करता, वहां पर औचित्य के द्वारा न्यायाधीश स्वविवेक से जो निर्णय देता है उसको औचित्य या साम्य विधि कहते हैं। और तीसरा है संविधि। संविधि का मतलब होता है संसद द्वारा बनाए गए कानून, इसको संविधि कहते हैं। तो तीन प्रकार के कानूनों से या व्यवस्थाओं से ब्रिटिश न्यायपालिका की व्यवस्थाओं का संचालन होता है। देखें ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषता है। सबसे पहला है एकरूपता का अभाव। इंग्लैंड में, वेल्स में, स्कॉटलैंड में, आयरलैंड में अलग अलग न्याय व्यवस्थाएं हैं। एक ही प्रकार की न्याय व्यवस्था नहीं है, क्योंकि परंपराएं अलग अलग हैं। तो ब्रिटिश न्याय पद्धति में एकरूपता नहीं है। भारत में एकरूपता है। वो कैसे, आगे चल करके देखेंगे। तो इंग्लैंड में न्याय व्यवस्था में एकरूपता नहीं है। दूसरा है प्रशासकीय न्यायालय का अभाव। प्रशासकीय न्यायालय किसे कहते हैं? जिन न्यायालयों में केवल सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के मुकदमे सुने जाते हैं, उनके सर्विस से संबंधित, उन न्यायालयों को प्रशासनिक न्यायालय कहते हैं। इंग्लैंड में प्रशासनिक न्यायालय नहीं, फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालय हैं, भारत में न्यायिक प्रशासनिक न्यायालय हैं, जिसे कैट कहते हैं। तो जहां पर सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के मामले सुने जाते हैं उसको प्रशासनिक न्यायालय कहते हैं, इंग्लैंड में नहीं। तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। इंग्लैंड की न्यायपालिका स्वतंत्र है। न्यायपालिका का स्वतंत्र होने का मतलब क्या होता है? जहां न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता। इन न्यायाधीशों को कार्यपालिका का मुखिया, मतलब इंग्लैंड में सम्राट, भारत में राष्ट्रपति, जहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। तीसरी चीज, जहां पर न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर की जाती है, जहां न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कठिन होती है और जहां न्यायाधीशों को पर्याप्त वेतन मिलता है और जहां न्यायिक कार्यों का व्यवस्थापिका और कार्यपालिका से पृथककरण होता है। मतलब कार्यपालिका व्यवस्थापिका को जहां पर न्यायपालिका में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता, उस न्यायिक व्यवस्था को स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। नियुक्ति, कार्यपालिका के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्ति, योग्यता के अनुसार नियुक्ति, लंबी अवधि 2-4 साल नहीं, लंबी अवधि, फिर पर्याप्त वेतन, पदच्युति की कठिन प्रक्रिया, न्यायिक शक्तियों का पृथक्करण, जहां पर ये सब चीजें होती हैं, उन न्यायपालिका को स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। इंग्लैंड में भले ही हाउस ऑफ लॉर्ड्स
ब्रिटिश संसद का दूसरा सदन वहां का सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन फिर भी व्यवहार में ब्रिटिश न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना क्यों आवश्यक है? यदि न्यायपालिका व्यवस्थापिका कार्यपालिका के अधीन होकर काम करेगी तो संसद के नेता, प्रधानमंत्री और विभिन्न मंत्री लोग न्यायपालिका पर दबाव डालेंगे अपने हित में निर्णय देने के लिए। न्यायाधीश निष्पक्ष नहीं हो पाएंगे, न्यायाधीशों पर बाह्य दबाव बना रहेगा। तो न्यायपालिका की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए, न्यायाधीशों पर बाह्य दबाव के प्रभाव को समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना आवश्यक है। चौथा है विधि का शासन। विधि का शासन ब्रिटिश शासन का मूल आधार है। इसमें 3 चीजें होती हैं, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, अभी पुनरावृत्ति करता हूं। कोई भी व्यक्ति कानून के अधीन है, कानून से कोई ऊपर नहीं है, कानून के सामने सब कोई बराबर है। एक साधारण व्यक्ति कोई अपराध करता है तो उसको जितनी सजा मिलेगी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री भी उसी प्रकार का अपराध करे तो उसको भी वही सजा मिलेगी। ये पहली बात। दूसरी बात, देश में शासन कानून का होता है, व्यक्ति का नहीं। कानून का शासन, किसका शासन? कानून का शासन, व्यक्ति का शासन नहीं। व्यक्ति का शासन होगा तो उसमें पक्षपात की संभावना होगी। कानून का शासन होगा तो कानून सबके सामने, सबके लिए बराबर होगा। तो कानून का शासन, व्यक्ति का शासन, व्यक्ति का शासन से निरंकुशता बढ़ती है। और तीसरी चीज, किसी भी व्यक्ति को तब तक जेल में नहीं डाला जा सकता जब तक कि उसने स्पष्ट रूप से तत्समय प्रचलित कानून का उल्लंघन किया और न्यायपालिका उसके विरुद्ध खुले जगह पर, मतलब खुले रूप में उसके विरुद्ध कार्रवाई, पूरी सुनवाई की हो। उस व्यक्ति को बचाव का पूरा अवसर दिया गया और जब न्यायपालिका उसको अपराधी घोषित करता है तभी उसे जेल में भेजा जा सकता है, अन्यथा नहीं। 3 चीजें होती हैं, कानून का शासन, कानून के सबके समानता और किसी व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में नहीं डाल सकता। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि सम्राट कानून के ऊपर है, विधि का शासन के ऊपर है, और यदि सम्राट को भी अपराध कर देंगे तो उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये सम्राट के प्रति सम्मान का द्योतक है। बाकी सब सम्राट के अलावा जितने भी लोग हैं वो सब के सब कानून के दायरे में आते हैं, कानून के समक्ष समान। विधि का शासन। फिर जूरी पद्धति। जूरी पद्धति, जूरी किसे कहते हैं? जूरी का हिंदी शब्द कह सकते हैं न्याय मित्र, जो मुकदमे की पूरी सुनवाई को सुनते हैं, देखते हैं, न्यायपालिका में उपस्थित होते हैं और न्यायाधीश को न्याय देने में सहायता करते हैं, उसको जूरी कहते हैं। जूरी आम नागरिकों में से होते हैं और इंग्लैंड में जूरी पद्धति है। आपने भी पिछले दिनों एक फिल्म देखा होगा, अक्षय कुमार की फिल्म रुस्तम, उसमें जूरी पद्धति को दिखाया गया है, देखिएगा। तो उसको जूरी पद्धति कहते हैं। जूरी के जितने सदस्य होते हैं परस्पर मिल बैठ कर विचार करते हैं कि अमुक अभियुक्त जो कटघरे पर खड़ा है वह अपराधी है या नहीं है। वे लोग जैसा कहते हैं न्यायपालिका उस निर्णय को सुनाने के लिए बाध्य होता है और फिर न्यायाधीश उस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में उस अपराधी को दंड नियत करता है। फिर न्याय पुनरावलोकन नहीं। ये एक बड़ी जबरदस्त बात है कि इंग्लैंड में न्याय पुनरावलोकन नहीं है। न्याय पुनरावलोकन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है यदि संसद कोई ऐसा कानून बना देती है या कार्यपालिका कोई ऐसा काम करती है जो संविधान के विपरीत हो, विरुद्ध हो, तो न्यायपालिका उस कानून को, उस कार्य को अवैध घोषित कर देती है।
और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करती है कि भाई भारत देश में संविधान सर्वोच्च है, सब के सब उसके अंतर्गत है, उसके बाहर कोई नहीं, उसके विरुद्ध कोई नहीं। तो जहां पर न्यायपालिका को संसदीय कानूनों को अवैध घोषित करने का अधिकार होता है, उसे न्यायिक पुनर्विलोकन का की व्यवस्था करती है। इंग्लैंड में न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं है क्योंकि संसद की संप्रभुता है, संसद सर्वोच्च है, संसद सब कुछ कर सकती है और वो भी केवल साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से कुछ भी काम करना हुआ संसद साधारण बहुमत से कर देती है। भारत में तो 2/3 बहुमत है, अमेरिका में तो कहीं कहीं पर 3/4 बहुमत की जरूरत पड़ती है। भारत में 2/3 बहुमत है, लेकिन इंग्लैंड में हर काम साधारण बहुमत से होता है। साधारण बहुमत मतलब सदन में जितने उपस्थित हैं उनका आधा से एक ज्यादा। फिर है अधिकारों का रक्षक। ब्रिटिश न्यायपालिका दुनिया के अन्य प्रजातांत्रिक देशों की भांति निष्पक्ष रूप से नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और बहुत सजग प्रहरी के रूप में यह अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। यह है ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की विशेषता। अब जरा देखें न्यायपालिका का संगठन। इंग्लैंड में 2 प्रकार की न्यायपालिका की व्यवस्था है। अपने भारत की न्याय व्यवस्था का थोड़ा सा विचार करिए। सबसे ऊपर में सर्वोच्च न्यायालय, जहां पर सभी प्रकार के मामलों में अपील की जा सकती है और कुछ मामलों में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब है ऐसा कोई मामला जिस मामले पर सुनवाई के लिए आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, उसको कहते हैं प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। जैसे मौलिक अधिकारों का यदि उल्लंघन हुआ तो कोई भी व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर कर सकता है। वो कहते हैं मौलिक अधिकारों के संदर्भ में मौलिक के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। या संविधान की व्याख्या के संदर्भ में कोई संशय है तो ऐसे मामले भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुने जाते हैं। मान लीजिए किसी विषय को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच विवाद है तो ऐसा मामला भी सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो जहां पर प्रारंभिक रूप में पहल कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय उसको सुनता है, उसको प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय है दिल्ली में। भारत में जितने भी प्रांत हैं उन सभी प्रांतों में एक एक उच्च न्यायालय है, प्रांत में उच्च न्यायालय, और जितने भी जिले हैं सभी जिलों में एक एक जिला न्यायालय है। बल्कि स्पष्ट है तहसील में जो न्यायालय होते हैं वो विशेष करके दीवानी मामलों की सुनवाई करते हैं। तो ये 3 स्तर है भारत में न्यायपालिका के, जैसा संविधान कहता है। जिला न्यायालय प्रत्येक जिले में, उच्च न्यायालय प्रत्येक प्रांत में और सर्वोच्च न्यायालय केंद्र में। इंग्लैंड में दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के न्यायालय अलग अलग हैं। दीवानी मामला किसे कहते हैं? लेन देन, संपत्ति, वारिस, उत्तराधिकार, ये पैसा, ऋण, ऐसे मामलों को दीवानी मामला कहते हैं। और फौजदारी मामला मारपीट, खून खराबा, हत्या, डकैती, चोरी, ये सब, देशद्रोह, ये सब फौजदारी मामले आते हैं। तो इंग्लैंड में 2 प्रकार की न्यायपालिका है, दीवानी, फौजदारी। देखें किस प्रकार से ब्रिटिश न्यायपालिका का संगठन होता है। सबसे नीचे पहले दीवानी देखें। दीवानी में सबसे नीचे है काउंटी न्यायालय। काउंटी मतलब आप भारत के संदर्भ में ब्लॉक समझ सकते हैं, तहसील समझ सकते हैं। यहाँ पर एक एक न्यायालय होगा। ये बिल्कुल ये 500 काउंट, ये 500 सर्किट में 500 काउंटी में पूरे इंग्लैंड को, ग्रेट ब्रिटेन को विभाजित किया गया है और उस 500 फिर 60 सर्किट न्यायालय में विभाजित किया गया है। प्रत्येक न्यायालय में एक एक 2 न्यायाधीश होते हैं आवश्यकता अनुसार और सभी मामलों की, और वो उन मामलों की सुनवाई करते हैं जो छोटे छोटे दीवानी मामले होते हैं, छोटे छोटे झगड़ों का निपटारा करते हैं। उसके ऊपर ये 400 पौंड तक के मामलों की सुनवाई करते हैं। 400 पौंड। इसके ऊपर में हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस है। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस के 3 भाग हैं। उसके ऊपर हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, काउंटी न्यायालय के ऊपर हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं, अलग अलग जगहों में पूरे देश में बटे हुए। इसमें पहला है चांसरी डिवीजन। चांसरी डिवीजन में उन मामलों की सुनवाई होती है जो साम्य विधि या औचित्य पर आधारित है।
औचित्य विधि पर, कोई थोड़ी देर पर चर्चा करेंगे। दूसरा है किंग्स बेंच डिवीजन, जिसमें सामान्य विधि पर आधारित मामलों की सुनवाई होगी। और तीसरा है प्रोबेट डाइवर्स एडमिरेल्टी। प्रोबेट का मतलब वसीयतनामा, डाइवर्स तलाक, एडमिरेल्टी नौसेना से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। इसके बाद इन 5 कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर कोर्ट ऑफ अपील है। कोर्ट ऑफ अपील में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीश होते हैं। प्रायः 95% मामले कोर्ट ऑफ अपील में ही खत्म हो जाते हैं। अपील की आवश्यकता हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं पड़ती या बहुत कम पड़ती। और विशेष करके यदि कोई कानून की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न हुआ, तभी हाउस ऑफ लॉर्ड्स सर्वोच्च न्यायालय को उसकी सुनवाई करता है। अन्यथा यहां पर सभी प्रकार के मामले अंतिम रूप में निपटा दिए। फिर आता है फौजदारी। फौजदारी खून खराबा, चोरी, डकैती, ये तमाम चीजें आती है, गाली गलौज, ये सब भी आता है। तो फौजदारी में सबसे नीचे है जस्टिस ऑफ पीस, ये सबसे नीचे स्तर पे है, जो सामान्य मारपीट, ये तू में गाली गलौज, इस प्रकार के मामलों की सुनवाई करते हैं। दूसरा है उसके ऊपर कोर्ट ऑफ पेटी सेशंस। सेशन भारत में जिला और सत्र न्यायालय होता है। जिला सत्र न्यायालय का अर्थ क्या होता है? जिला में जो न्यायालय होता है उसको जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं। वहां पर काम करने वाले न्यायाधीश को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भारत में जब वह जिला न्यायालय, जब वह न्यायालय किसी दीवानी मामलों को सुनवाई करता है तो उसको जिला न्यायालय कहते हैं। जिला न्यायालय की सुनवाई कैसे होती है? एक दिन यदि किसी मामले में तुम्हें पेशी हुई तो जितनी सुनवाई होनी है हो गई, इसके बाद अगली तारीख दे देगा 2-4 महीने के बाद की तारीख। ये जिला न्यायालय में ये दीवानी मामलों की सुनवाई ऐसे होती है। और जब वही न्यायालय फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है तो उसे सत्र न्यायालय कहते हैं। सत्र क्या है? जैसे विधानसभा का सत्र होता है, संसद का सत्र होता है, वैसे ही न्यायपालिका का भी सत्र होता है। तो वो कैसे? मान लीजिए वह न्यायालय किसी फौजदारी मामले की सुनवाई कर रहा है। मान लीजिए किसी के मर्डर से संबंधित कोई किसी मामले की सुनवाई कर रहा है, तो वह न्यायालय लगातार 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार उसी एक मामले की सुनवाई करता है, लगातार। उसके बाद मान लीजिए फिटनेस अगर सब हो गए, ये और भी किया जाना है, उसके बाद 2-4 महीने के बाद का अगला डेट दे देता है। तो इस 15 दिन के पूरे टाइम को एक सत्र करते हैं, इसलिए वह सत्र न्यायालय होता है। जबकि दीवानी मामलों में एक दिन सुनवाई होती, फिर अगला डेट दे देते हैं। फौजदारी मामलों में लगातार 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन लगातार सुनवाई होती है, या 1 महीने तक भी सुनवाई हो सकती है उसी एक मामले की। और भी मामले की सुनवाई होती रहती है, लेकिन उस एक मामले की जरूर सुनेंगे, उसको कहते हैं सत्र। तो फौजदारी सेशंस है, ठीक है। उसके ऊपर होता है कोर्ट ऑफ पेटी सेशंस। इसमें 2 से अधिक न्यायाधीश होते हैं। यह 1 वर्ष की सजा दे सकता है और 500 पाउंड जुर्माना कर सकता है। उसके ऊपर में होता है कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशंस, जिसमें 2 से अधिक न्यायाधीश होते हैं, जूरी पद्धति। उसके ऊपर में है असाइजेस, यहाँ पर हत्या और डकैती से संबंधित मामले की सुनवाई होती है। मतलब इन न्यायालयों में 1, 2, 3 जस्टिस ऑफ पीस, पेटी सेशंस और क्वार्टर सेशन, यहाँ पर हत्या और डकैती से संबंधित मामलों की सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर असाइजेस में इन मामलों की सुनवाई होती है। इसके बाद इसमें असाइजेस को प्रारंभिक और अपीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। मतलब यहाँ पर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी हत्या डकैती के मामले में, और अन्य मामलों में यहाँ से अपील यहाँ पर आती है असाइजेस में। उसके ऊपर में होता है कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील, जो स्थान दीवानी मामलों में कोर्ट ऑफ अपील को है, वही स्थान फौजदारी मामलों में कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील को होता है, अपील का है। और यहाँ पर भी लगभग 95% मामले अंतिम रूप में निपटा दिए जाते हैं। और इन सब के ऊपर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स
ब्रिटेन का सर्वोच्च न्यायालय है। लेकिन जब यह हाउस ऑफ लॉर्ड्स सर्वोच्च न्यायालय के रूप में बैठता है तब उसमें केवल 9 कानूनी लॉर्ड बैठते हैं। इनकी नियुक्ति सम्राट योग्यता के आधार पर करता है। ये 70 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं। संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर इन्हें पद से हटाया जा सकता है। इनको पर्याप्त वेतन मिलता है, इनको पद की सुरक्षा प्राप्त होती है। ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जहां अंतिम अपील कोर्ट में इसको सुनवाई का अधिकार है। यह है इसका अध्यक्ष, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड चांसलर कहलाता है। लॉर्ड चांसलर की चर्चा हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अध्यक्ष के रूप में की जा चुकी है। तो वही लॉर्ड चांसलर यहाँ का सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। लेकिन आजकल वह लॉर्ड चांसलर के पास इतना समय नहीं होता कि वह संसद की बैठक की अध्यक्षता करें। कुछ दूसरे लॉर्ड वहाँ की अध्यक्षता करते हैं और प्रायः लॉर्ड चांसलर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में नहीं जाते। ये है हाउस ऑफ लॉर्ड्स सर्वोच्च न्यायालय में। यहाँ पर सभी प्रकार के मामलों में अंतिम अपील का अधिकार इसको दिया गया है। एक छोटी सी बात और, प्रीवी काउंसिल की न्यायिक समिति, प्रीवी काउंसिल मैग्नम काउंसिल में क्यूलियारिटीज प्रीवी काउंसिल, प्रीवी काउंसिल का एक भाग कार्यपालिका बना मंत्रिमंडल, दूसरा भाग न्यायपालिका का मुखिया बना, तो वही प्रीवी परिषद अभी, लेकिन इसका अब कोई उपयोग नहीं है। इसमें प्रीवी काउंसिल की जो न्यायिक समिति होती है उसमें लगभग 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 9 कानूनी लॉर्ड, ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, ये सब उसके सदस्य होते हैं। लॉर्ड चांसलर उसका भी मुखिया होता है, अध्यक्ष होता है। इसके अलावा भूतपूर्व लॉर्ड चांसलर, प्रसिद्ध और 2-4 बड़े-बड़े न्यायाधीश और कुछ कानूनविद इसमें मिलकर के बैठते हैं। लगभग 20 सदस्यों की यह समिति बनती है। इसे उपनिवेशों से अपील सुनने का अधिकार है। क्योंकि आज की तारीख में इंग्लैंड का उपनिवेश नहीं रह गया है, इसलिए यहाँ पर अपील नहीं होती। 1947 के पहले भारत में फेडरल कोर्ट दिल्ली में मुख्य न्यायालय होता था, सर्वोच्च न्यायालय की भांति काम करता था फेडरल कोर्ट, और उस फेडरल कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध प्रीवी काउंसिल में अपील की जाती थी। 1947 के बाद यह अपील बंद कर दी गई और फेडरल कोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय का नाम दिया गया। ये है ब्रिटेन की न्याय व्यवस्था। हमने पूरे कार्यपालिका व्यवस्था तथा न्यायपालिका इंग्लैंड की संपूर्ण व्यवस्था का हमने अध्ययन कर लिया। आज इंग्लैंड की हमारी यात्रा पूरी हुई। कल हम अमेरिका की ओर चलेंगे, क्योंकि आपके साथ हमें अमेरिका की यात्रा भी जाना है, उसके बाद स्विट्जरलैंड भी चलना है, चीन भी चलना है। आप सभी को